हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, आर स्क्वायर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मल्टीपल रिग्रेशन के केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैपिटल लेटर होता है उससे डिनोट करते हैं, और इन केस ऑफ टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस तो वहाँ पे क्या करते हैं हम इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करने हैं। तो ये की डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये रिग्रेशन वाला लाइन ड्रॉ करता हूँ कि ये वाई आई है। ठीक है, तो ये बीटा 1 है प्लस ये बीटा 2x में कर देता हूँ। तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। x में चेंज होने के कारण y में चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे y में जो चेंज हो रहा है वो कितना x के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो क्या बता रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन, क्या बताता है, variations in the y which is explained by the change in the x। ठीक है, x के कारण कितना परसेंटेज चेंज जो है या प्रोपोर्शनल चेंज y में हो रहा है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि 99% हो रहा है, पूरा 100% हो रहा है, 50% हो रहा है, कि मतलब जैसे मैं y को मैं सेविंग मान लेता हूँ और x को मैं जीडीपी मान लेता हूँ, तो जीडीपी में चेंज होने के कारण सेविंग में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि 100% जो सेविंग में चेंज आ रहा है वो जीडीपी के कारण ही आ रहा है, हो सकता है 50% जो चेंज आ रहा है इसमें उसके कारण हो रहा है, वो दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वेरिएबल्स होता है, उसको कई तरह के फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उसके कारण भी उनमें चेंज आ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं कि होता क्या है कि जनरली जो है कि हम रिग्रेशन को ऐसे वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, इस रिलेशनशिप को। ठीक है, ये मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, वेन डायग्राम। ठीक है, एक यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे कि आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक और डायग्राम ऐसे ड्रॉ करता हूँ, वेन डायग्राम, ठीक है, और एक ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखो कि दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आर स्क्वायर का वैल्यू कोई कुछ पॉजिटिव में होगा। ठीक है, हो सकता है ये 0.5 भी हो सकता है कि 50% चेंज जो वाई में आ रहा है वो एक्स में चेंज के कारण ही आ रहा है। जो वेरिएशंस है वाई में चेंजेज आ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ एक्स। ठीक है, और एक और थर्ड में एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें y और x इक्वल ही है, कि मतलब y के ऊपर ही सारा x है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आर स्क्वायर का वैल्यू 1 आ रहा है, कि 100% जो चेंज आ रहा है y में बिकॉज ऑफ x इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 100% चेंज इन द y। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे एक हल्का सा देखो कि आर स्क्वायर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके बीच में ये वेरिएशन चलेगा। ठीक है, ये जितना ज़्यादा इसका वैल्यू होगा 1 की तरफ ये जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं अपने रिग्रेशन में कि कितना इफ़ेक्टिव है। अब यहाँ पे आप देखो कि मैं ये एक रिग्रेशन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ और ये y ले लेता हूँ। y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, x के कारण ही y में चेंज आ रहा है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एवरेज वैल्यू मान लेता हूँ। ठीक है, एवरेज वैल्यू किसकी, कि ये y का एवरेज वैल्यू ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, मैं उसको ऐसे y लिख देता हूँ। ठीक है, और जो हमारा रिग्रेशन जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, जो सैम्पल रिग्रेशन जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, सैम्पल को y हैट इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने रिग्रेशन रन किया है, हमने एक थ्रू इकोनोमेट्रिक्स के थ्रू हमने जो बनाया वो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कहाँ आ रही है y की, ये ऊपर आ रही है।
ठीक है, जो हमने ऑब्जर्वेशन की, हमने एक रिग्रेशन बनाया और एक हमने ऑब्जर्वेशन की है, जो हमने एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन किया, रिग्रेशन हमारा क्या बता रहा है, हम उस ऑब्जर्वेशन में देखें तो हम एक्स का वैल्यू पुट करें तो हमारा रिग्रेशन यहाँ पे आ रहा है, इसको क्या कह रहे हैं, वाई हैट आ रहा है, ठीक है, और ये कितना है, ये वाई आ रहा था, ठीक है। तो हमारा रिग्रेशन कितना बता पा रहा है, इसमें इतना ही बता पा रहा है, कितना चेंज बता पा रहा है इसमें, वाई हैट माइनस वाई वार, इतना ही हमारा चेंज बता रहा है ये, ठीक है। और इतना ऊपर का जो चेंज आ रहा है ये नहीं बता रहा है, इसको मैं यू हैट आई मैं इसको लिखता हूँ, तो ये क्या बता रहा है, ये चेंज हमारा नहीं बता पा रहा है। तो इसके कारण क्या हो गया कि हमारा रिग्रेशन पूरी तरह से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये एरर टर्म जो है ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव भी लिया है कि एरर टर्म हमारा ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इस साइड देखिए आप, तो यहाँ पे ये पूरा बता रहा है, ये टोटल डिफरेंस बता रहा है, ये मीन वैल्यू के बीच में और एक्चुअल वैल्यू के बीच में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वाई आई माइनस वाई वार, ठीक है। अब ये देखो राइट हैंड साइड में मैंने अपना रिग्रेशन के थ्रू बताया कि हमारे रिग्रेशन ने कितना एक्सप्लेन किया, और जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो बता रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा टोटल बता रहा है कि ये टोटल कितना गैप आ रहा है, ये बता रहा है, और मीन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में कितना गैप आ रहा है, ठीक है। और इस साइड हमने रिग्रेशन रन किया था तो ये किया, तो देखो जो टोटल जो गैप आ रहा है उसका इतना ही हमारे रिग्रेशन ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसका मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा इस पे डिपेंड करेगा, टोटल चेंज कितना आया, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर करेंगे हम, टोटल सम ऑफ स्क्वायर इसलिए करते हैं कि हम देखते हैं कि किस तरह की मतलब जो वैल्यू होती है उनको वेटेज अच्छे से मिले या नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना आ गया हमारा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर की मैंने जो बात की थी ये वाई आई है, ठीक है। तो ये किसके बीच में टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा सिग्मा, ये वाई आई माइनस वाई वार आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, जो हमारा रिग्रेशन मॉडल है उसने कितना एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको मैं ये कर दूंगा वाई हैट कर दूंगा, क्योंकि हमारा मॉडल इस पे ही बना हुआ है। तो वाई हैट में क्या कहेंगे, ये आ जाएगा वाई हैट आई माइनस वाई वार, तो ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया इसका, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, तो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा हमारा ये आई आ जाएगा हैट, ठीक है, कि जो हमें एक्सप्लेन नहीं किया है। तो जो आर स्क्वायर का वैल्यू है जो हमने एक्सप्लेन किया है उसके पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे देख लो किसके इक्वल होगा, एक तो जो एक्सप्लेन कर दिया हमने प्लस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जो हमारा एरर टर्म से बताया था। तो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा, ये वाई हैट आई माइनस वाई वार स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा, ये आ जाएगा वाई आई माइनस वाई वार, ठीक है। और नीचे क्या बता रहा है ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे क्या बता रहा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ऊपर एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, तो यही किसके इक्वल होता है, हमारा आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो कभी भी देखना कि आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो होता है, ठीक है, वो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। और इनको आप इसको डिवाइड कर देते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये इसको आप इससे डिवाइड कर देते हैं और इनको इससे कर देते हैं, तो ये कितने हैं, 1 इज इक्वल टू एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर टोटल सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर प्लस टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसलिए इस एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर को आप अलग कर देते हैं, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर को आप अलग कर देते हैं, तो किसके कुल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, अगर आप रेजिडुअल आपको दे रखा है तो उसके बेसिस पे भी आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ये आपको इसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और आगे आपको देखना है कि जो हमारे पास जो वैल्यू आई हुई है,
ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डेविएशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि टोटल होता क्या है कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया आपका एक्स प्लेन सम ऑफ स्क्वायर जो मैंने लिया था, इसको ये कर दिया, ठीक है। और नीचे मैंने क्या किया था, सिग्मा, और ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर किया था वाई आई माइनस ये, इसको कर दिया था। तो इनको डेविएशन फॉर्म में लिख दे, तो इसको छोटे में लिख दो आप, वाई हेड स्क्वायर को छोटे में लिख दो, और इसको नीचे को इसको भी आप छोटे में कर दो, तो आई स्क्वायर। तो आप ये भी आ गया हमारा, ये डेविएशन फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है कि किस तरह से हमने जो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हमने कैलकुलेट किया। आगे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वाई आई जो हमारा किसके इक्वल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1237, ठीक है, 1037 कर देता हूँ, प्लस ये आ जाएगा हमारा 0.5 एक्स आई कर देता हूँ। ये हमारा इक्वेशन बन रहा है, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू इकोनोमेट्रिक्स या ई व्यू मॉडल जो भी है। तो अगर हमारा ये 0.99 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब यहाँ पे बन रहा है कि जो वाई में जो जितने भी चेंजेज आ रहा है वो 99% जो है हमारे एक्स के कारण आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बता रहा है, ये ऑलमोस्ट 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो एक्स में चेंज होने के कारण ही मेजरली जो वाई में जो चेंज आ रहे हैं वही कारण है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ गई होंगी। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।